बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, कई दिनों से मैं आपको वीडियो लेक्चर नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर ना देने का कारण था कि थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, और अब जब हेल्थ थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई तो मैंने सोचा अब मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे मैं अब आपको अधिक से अधिक वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका जो कोर्स है वो पीछे ना हो पाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टॉपिक पर। तो बच्चों हमने अभी तक जो पढ़ लिया था वो गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ लिया था, और पहला जो वीडियो मैंने डाला था वो इंट्रोडक्शन का डाला था, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैंने आपको क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब क्लोज शेप्स में अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आगे की बात बता देता हूँ। पहले अब जो आगे पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के बाद, अब वो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं, तो गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमको क्लोज शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है उसके बारे में जानना जरूरी होगा, वरना हम डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे वहां पर, ठीक है। और क्या समझना पड़ेगा हमें कि एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं क्लोज शेप्स में, तभी हम डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। और जिन बच्चों ने अभी पहले लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन में, जिसमें मैंने क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स और एरिया वेक्टर लेना सिखाया है, वो लोग लिंक में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाके आप देख लो पहले, तभी आपको यहाँ पर डेरिवेशन समझ में आएंगे जब हम अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोज शेप्स पे, क्लोज्ड शेप्स के बारे में, ठीक है। तो क्लोज शेप्स के बारे में अगर हम बात करें क्लोज शेप्स की, तो क्लोज शेप्स में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि क्लोज शेप्स कौन सी होती हैं। क्यूब होती है, क्यूबाइड होती है, एंड क्यूबाइड मतलब घन, घनाभ और बेलन वगैरह जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, क्लोज शेप्स होती हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बता देता हूं, तब आप आगे कर पाओगे यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन आएंगे अनुप्रयोग में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपके पास कोई बेलन है, बेलन वाले ही आएंगे, तार वाले आएंगे, इसलिए हम लोग बेलन को यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक क्लोज शेप है आपके पास जिसमें क्या है, आपका ये बेलन है, ठीक है। अब मैंने आपको ओपन सरफेस के बारे में भी बताया था, ओपन शेप्स के बारे में भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल होता है यानी जो वृत्त होता है वो किस में काउंट होता है, वो काउंट होता है ओपन शेप्स में, ठीक है। किस में काउंट होता है, ओपन शेप्स में। अब देखो ये काउंट होता है ओपन शेप्स में, यानी इस क्लोज शेप्स में आप देखो, ध्यान से देखोगे तो एक ओपन शेप ये है और एक ओपन शेप ये है, दो ओपन शेप है यहाँ पर। और बाई चांस मान लो आप इस बेलन को, ये गोल है ना, अभी गोल ऐसे गोल है, अगर आप इसे खोलोगे ऐसे करके, ऐसे गोल है अभी, इसको खोलोगे तो एक आयताकार सीट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक आयताकार सीट बन जाएगी, और वो भी क्या होगी, आयताकार सीट, एक ओपन शेप होगी। तो तीन ओपन शेप से मिलकर एक क्लोज शेप बनी है, ये बेलनाकार शेप, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब बेलनाकार शीट होगी यानी क्लोज सरफेस होगी, ठीक है, बेलनाकार शीट होगी या गोलाकार शीट होगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, एरिया वेक्टर की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जिसको ये फंडा समझ में आ गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो वो आराम से, जैसे जेईई मेंस में भी इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी आते हैं, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है आगे चल के, तो बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखिए जो क्लोज शेप्स होती हैं आपकी, क्लोज शेप्स जो होती हैं, मान लीजिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ ओपन शेप की। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आयताकार शीट है ये, ठीक है, रेक्टेंगल शीट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा वो कैसे चलेगा, या तो ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलते हुए दिखाओगे आप, ठीक है, या ऐसे चलते हुए दिखाओगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसे चलते हुए दिखाओगे। तो कुल मिला के आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे दिखा सकते हो, या फिर ऐसे दिखा सकते हो, या ऐसे दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को साफ दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है।
इसमें कोई मेजर इश्यू नहीं है। बट क्लोज शेप्स में हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ओपन शेप है इसमें क्या हो रहा है, जाते हुए अंदर की ओर घुसते हुए नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर की ओर निकलते हुए भी नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये ओपन शेप है, ओपन शेप एक वर्गाकार शीट है, तो इसमें देखो अंदर की ओर घुसता हुआ नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर की ओर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, यही तो हो रहा है। तो अब देखिए इसमें ओपन शेप्स में तो ऐसे हो गया, लेकिन क्लोज शेप में क्या होगा, देखो ध्यान से, क्लोज शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा निकलता हुआ ही प्रतीत होगा, इसको आप अंदर की ओर नहीं प्रदर्शित कर सकते, ध्यान रखना, गोलाकार शीट यानी कि क्लोज शेप्स में, ठीक है। तो ऐसी क्या है, गोला है, स्फीयर है आपका, अगर स्फीयर में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जो पहले एक एंटीने चला करते थे ना, जिसमें हम दूरदर्शन वगैरह देखा करते थे, हिलाते थे, तो उस एंटीने में क्या होती थी, बेलनाकार शीट बनी हुई होती थी, गोल गोल, ठीक है। तो बेलनाकार शीट में क्या होता था, हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी वो बाहर की ओर निकलती थी। ये बात होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमेशा आपको कैसे मेजर करना है, बाहर की ओर मेजर करना, हमेशा आपको मेजर करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड को बाहर की ओर। लेकिन ओपन सरफेस में आप क्या कर सकते हो, अंदर की ओर मेजर कर सकते हो, यानी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो घुसता हुआ नजर आएगा और निकलता हुआ। बट क्लोज शेप्स में आपका कभी भी यहाँ पर अंदर की ओर नजर नहीं आएगा, घुसता हुआ नजर नहीं आएगा, केवल बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड की कि कैसे चलता है, ठीक है, क्लोज शेप्स में। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखना, यहीं से हमारा क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब देखो बात करें अगर एरिया वेक्टर की, अगर बात करें एरिया वेक्टर की, तो ध्यान से देखो एरिया वेक्टर, ये हमारे पास क्लोज शेप है, और इसमें हमने क्या डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाया है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ई से, मान वेक्टर ई से ले लेता हूं, तो वेक्टर ई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर पे। तो जब एरिया वेक्टर पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यहाँ पर 3 ओपन सरफेस है, कैसी है, 3 ओपन सरफेस है, एक ये वाली ओपन सरफेस, एक ये वाली ओपन सरफेस, और ये वाली, ये जो बीच वाली ओपन सरफेस है, इसको भी अगर ऐसे आप खोलोगे ऐसे करके, ये तो एक ऐसी सीट बन जाएगी ना, ऐसी वाली सीट, तो ये भी क्या बन गई, एक ओपन सरफेस बन गई, ठीक है, यही तो है। अब ध्यान से देखो, ओपन शेप्स यानी ओपन सरफेस, पहले वीडियो में जब मैंने एरिया वेक्टर लेना आपको सिखाया था, तभी मैंने आपको बता दिया कि ओपन शेप्स में हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्या सा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। यानी अगर आपका ये जो प्लेट रखी हुई है आयताकार, तो इसका जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी सरफेस ये है, इसके अभिलंबवत, एकदम लंबवत एरिया वेक्टर आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर को। बात समझ आ गई। तो मान लीजिए ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, और ये क्या है, S3 सरफेस है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये एक ओपन सरफेस है, ये एक क्या है, वृत्त है, वृत्त क्या है, एक ओपन सरफेस है, और ओपन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी हमेशा क्या रहेगा, सरफेस के अभिलंबवत रहेगा। तो ध्यान से देखो, जो आपका वृत्त है वो कैसे डायरेक्शन में रखा हुआ है, देखो ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है। तो ये अभी बेलन है जो इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो इसकी जो सरफेस है वो ये है ना, तो इस सरफेस यानी एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, इसका इस तरीके से जाएगा, एरिया वेक्टर किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर देखा जाए इसका एरिया वेक्टर कितना, यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया वेक्टर किस साइड में जाएगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कितना जाएगा, ds, ठीक है, वेक्टर ds1 इस साइड में जाएगा, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बात करूं इसकी, इस साइड की, ये भी क्या है, ओपन सरफेस है, इधर वाली भी ओपन सरफेस है ना,
इस साइड वाली, तो ये रिंग कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। इसका एरिया वेक्टर मैं या तो इधर ले सकता हूं या फिर इधर ले सकता हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, इस साइड में ले रहा हूं, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो यहां पर मैंने एक एरिया वेक्टर ले लिया, इसको बोल दिया ds2, ठीक है, वेक्टर ds2। याद रखना एरिया वेक्टर जहां पर इस टाइप का लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाना, वेक्टर लगा हुआ हो, s2 लगा हुआ, डेल्टा लगा हुआ, तो समझ जाना ये क्या ले रखा है, एरिया वेक्टर ले रखा है। इसी पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब गौर से देखो, दो सरफेस की हमने ले लिए एरिया वेक्टर, अब तीसरी सरफेस बची है कौन सी, ये वाली सीट, ये वाली सीट। अब ये वाली सीट जो है अगर आप खोलोगे, ये अभी गोल है ना, ऐसे करके गोल है, ठीक है। इस सीट को अगर खोलोगे तो ये कैसी बनेगी, इस तरीके से अगर खोल दोगे तो ये आयताकार सीट बन जाएगी या फिर वर्गाकार सीट बन जाएगी, इन दोनों में से कोई ना कोई सीट बनेगी। और आयताकार या वर्गाकार सीट कैसी होती है, ओपन सरफेस होती है। और ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, ये मान लो आयताकार सीट है तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ से ऐसे डिफाइन करते नहीं करते थे, ध्यान से देखो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सबसे पहले पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का देखो, तब बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर अगर मुझे इस बीच वाली सरफेस का एरिया वेक्टर लेना है तो या तो मैं नीचे की ओर लूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या ऊपर की ओर लूं। नीचे की ओर लूंगा तो मुझे क्वेश्चन में माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर ऊपर की ओर लूंगा तो प्लस करना होगा, तो प्लस करने में दिक्कत नहीं आती। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक एरिया वेक्टर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये मान लिया S3 सरफेस है, तो ये इसका एरिया वेक्टर कितना, वेक्टर ds3। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है आपका इस तरीके से यहाँ पर कैरी करेगा, इस तरीके से रन करेगा, वरना आपको दिक्कत आएगी अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब गौर से देखो, मान लीजिए हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, EA cos थीटा, ठीक है। यहां पर मैं S ले लेता हूं, चलो मान लो यहां पर क्या ले रहा हूं, EDS cos थीटा, ठीक है, डेल्टा S cos थीटा, फाई बराबर EDS cos थीटा। अब गौर से देखो, E तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया आपका, जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रहा है वो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा S क्या हुआ, अब डेल्टा S जो हो गया वो एरिया हो गया, एरिया किसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, इस ये वाला एरिया, जैसे मान लें S1 का निकालना है तो डेल्टा S1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये, और अगर S2 का निकालना है तो डेल्टा S2 आएगा। तो इसके एरिया की बात कर रहा है, किसके एरिया की, इस वाले की एरिया की, तो इसका एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बात कर रहा है कॉस थीटा की, तो थीटा यानी एंगल भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसमें, अगर हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल निकालना है, ठीक है। तो अगर मान लो चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लेता हूं मैं E बराबर, ठीक है, वेक्टर E बराबर आपका 2 × 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 10⁻³ हो गया, और 10⁻³ और ds, अगर मैं ds बन के लिए निकाल रहा हूँ, पहले इसके लिए फ्लक्स निकाल रहा हूँ कि इसमें कितना फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखो, ds बन अगर मुझे निकालना है, ds बन, तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। उसके बाद कॉस थीटा, यानी मुझे एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस इनटू और थीटा। अब गौर से देखो, थीटा की सबसे बड़ा खेल है, ठीक है, थीटा कैसे निकालते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रहा है, और आपका एरिया वेक्टर क्या है, इधर है। तो यहाँ पर जो cos थीटा होता है आपका, जो cos थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो कि ds बन यानी कि एरिया वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम यहाँ पर थीटा बोलते हैं, ठीक है, यहाँ वैद्युत फ्लक्स में, ठीक है। ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा उसे हम थीटा यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो अब गौर से यहाँ पर देखो, हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। मैं ऊपर की ओर मेंशन कर रहा हूं, तो ऊपर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ई इस साइड में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यानी एरिया वेक्टर ऐसे चल रहा है, ऐसी तो चल रहा है एरिया वेक्टर। ध्यान से देखो, जब एरिया वेक्टर इधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये वाला, ये थीटा कितना हुआ, ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ध्यान से देखो दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर कितना एंगल मेंशन करेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो यहाँ पर गौर से देखो, 2 इंटू 10⁻³ पाई आर स्क्वायर इंटू cos 90 की वैल्यू कितनी, 0 है ना, 0 हो गई। तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0, यानी फ्लक्स कितना गुजरा इस सरफेस से, 0, इसमें से कुछ भी फ्लक्स नहीं गुजरा, अगर ये यूनिट को हम लोग मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे डेरिवेशन करने हैं और आगे आने वाले न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करने। और ध्यान देना बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जेईई मेंस वगैरह में आपको बहुत पूछे जाएंगे, आईआईटी वगैरह में जब आप तैयारी करोगे तो बहुत पूछे जाएंगे, और ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ लो एरिया वेक्टर और